हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ही क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे अभी हम लोग। पिछले वाले वीडियोस में भी, पीछे की जितने भी वीडियोस हैं सब में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ही क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक। ठीक है, और इस वीडियो में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ही क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन है जस्ट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन, एक तरह के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। अगर हम एक ही तरह के क्वेश्चंस को बहुत सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो मेरा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता है और वहाँ से क्या होता है कि जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ता है। यानी कि अगर हमको रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैथ जो होता है ये मैथ क्या मतलब पूरे सब्जेक्ट जो है मतलब प्रैक्टिस है सब। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, थ्योरी पूरी अच्छे से क्लियरेंस आ जाएगी थ्योरी में। तो मैथ या कोई भी सब्जेक्ट में अगर न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं। मैथ में तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे हमको, ये भी तो न्यूमेरिकल ही, मैथ में तो पूरे सारे न्यूमेरिकल ही भरा हुआ है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। बहुत लड़के जो है एनसीईआरटी केवल सॉल्व करते हैं, तो एनसीईआरटी तो बहुत ही अच्छा बुक है, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। ठीक है ना, हमको मैथ्स में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतना हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उसके लिए हम ये रेफ़र करेंगे कि आप लोग साइड बुक भी आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे आज अग्रवाल हुआ, आर डी शर्मा हुआ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हुआ। जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट में क्लियर आएगा। ठीक है, तो जस्ट एक और क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि सेम तरह का क्वेश्चन है। इसके पिछले वाले वीडियो में भी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, तो देखते हैं, फिर भी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ cos A इक्वल टू 9/41 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल है। ठीक है, तो यहां पे भी पिछले वाले क्वेश्चन में साइन A का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, साइन A का वैल्यू दिया हुआ था, और ये जो क्वेश्चन लाया है इस वीडियो में, इसमें cos A का वैल्यू दिया है। cos A का वैल्यू 9/41 दिया है, और हमको बचे हुए पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, जिसमें से cos A का वैल्यू दिया गया है और बाकी के बचे हुए पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो शुरुआती कंसेप्ट होता है उसको हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ ब्रीफली हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मालूम है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज का कंसेप्ट है, जितने भी थ्योरी हैं, वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पढ़ते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नेम लिख देते हैं A, B और C, जहां पे मेरा एंगल B क्या है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और बाकी के बचे हुए दोनों एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर ये 90 होगा तो ये बाकी के बचे हुए एक्यूट ही होंगे, 90 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है। ठीक है, चलो, तो हम पहले क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिखेंगे पहले, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल टू 9/41, ये गिवन है हमको। ठीक है, 9/41 गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमको मालूम है कि cos किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का। यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक, यानी कि हम इसको cos A इक्वल टू 9/41 तो दिया ही गया है, लेकिन हम इसको इक्वल करके बेस अपॉन हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से,
यानी कि हम यहाँ से cos A बराबर, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस, इस ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ रेफरेंस मान के चल रहे हैं, यानी कि जिस एंगल पे हमको बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने हैं, फाइंड करना है, वो मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, एंगल ए है। ठीक है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे। अब हमको मालूम है कि जो भी मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस होता है उसके सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस और बचे हुए साइड को बेस बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, बेस है। यहाँ पे बी लिखा हुआ था इसीलिए हम इसको पूरा में लिख दिए बेस। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। यानी कि कॉस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा, मेरा ए बी होगा। यानी कि अगर हम बेस की जगह पे क्या, कौन सा साइड रखेंगे, ए बी रखेंगे। ठीक है, और हाइपोटेनस कौन होगा, मेरा ए सी होगा। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन हो रहा है, ए सी। ए सी लिख दिया। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इन दोनों रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 9/41। ठीक है, चलो 9/41। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत लड़के क्या करते हैं कि ए बी को डायरेक्ट 9 लिख देते हैं और ए सी को डायरेक्ट 41 लिख देते हैं। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, जो फाइनल आंसर आना रहेगा वहीं आएगा। हम कैसे भी सॉल्व करें, मतलब ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो मेरा हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है सॉल्व करने का कि हम ए बी को 9 मान लिए, ए सी को 41 मान लिए। ठीक है, ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और ये रेशियो हो सके कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दिया हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि मान के चलते हैं कि इन दोनों के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा, कॉमन मल्टीपल दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, और उन कॉमन मल्टीपल को हम कैंसिल करके 9/41 तक पहुंचे। ठीक है, हो सकता होगा कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 3 क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ से 3 और 3 को कैंसिल किए होंगे और 9/41 तक पहुंचे होंगे। ठीक है, 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिए हैं 3, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मतलब इन दोनों के साथ कोई कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई हुआ होगा जिसको कैंसिल करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचे हैं, जो कि मेरा क्या है, 9/41। और ये जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 3 तो है नहीं, 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 3 से ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, 3 से ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिया हुआ था। चलो, तो अब इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हो सके कि इसमें कोई कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई हुआ होगा दोनों के साथ, तो उस कॉमन मल्टीपल को हम के मान के चलते हैं। ठीक है ना, कि हो सकता होगा कि इसके साथ के, दोनों के साथ के मल्टीप्लाई हुआ होगा। के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, मतलब 1 तो नहीं हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है के की जगह पे। ठीक है, और उस के को कैंसिल करके हम 9/41 तक पहुंचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट ए बी इक्वल टू 9 न मान के क्या मानेंगे, 9 के। ठीक है, उसी तरह ए सी क्या मान लेंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू 9 के, एंड ए सी क्या मान लेंगे, 41 के, क्योंकि के दोनों में कॉमन मल्टीपल है, के इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई है, दोनों का कॉमन मल्टीपल। लिख लेंगे वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, के क्या है मेरा, एनी पॉजिटिव इंटीजर या रियल नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, के इज एनी पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं सिंपली। ठीक है, के क्या है मेरा, एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर, नंबर का मतलब रियल नंबर, क्योंकि हम लोग को रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। ऐसे नंबर और भी होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हम लोग के सिलेबस में रियल नंबर ही है। ठीक, तो के क्या है मेरा, कोई भी एनी, के क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इंटीजर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे नंबर लिख दिए, एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलो, तो यानी कि हमको ए बी मालूम चल गया। ए बी कितना मालूम चल गया है, 9 के। ए बी का लेंथ कितना है, 9 के। ए सी का लेंथ भी मालूम चल गया, जो कि कितना है मेरा, 41 के। ए सी कितना है, 41 के। हमको केवल क्या निकालना है, बी सी का लेंथ निकालना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको तीनों साइड का लेंथ मालूम है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 2 का तो मालूम चल गया,
जो भी क्वेश्चन में गिवन था वहाँ से हमको 2 का साइड का लेंथ मालूम चल गया, 2 साइड का लेंथ मालूम चल गया। हमको अब तीसरे साइड का लेंथ मालूम करना है, ठीक है, यानी कि हमको परपेंडिकुलर का लेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम करते हैं अभी तक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आसानी से परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी और राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ठीक। चाहे अगर हम यहाँ पे राइट भी लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े हैं, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यही पढ़े हम लोग। अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है मेरा, AC है, तो क्या हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, BC है, तो BC का स्क्वायर लिख दो, प्लस बेस क्या है इस ट्रायंगल में, AB है, तो AB का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। चलो, अब जिस साइड का वैल्यू दिया गया है उसका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो AC हमको मालूम है, AC कितना है 41 के, तो 41 के का होल स्क्वायर कर देते हैं आप, ठीक है। BC का लेंथ निकालना है, तो BC को ऐसे ही छोड़ देते हैं। AB कितना है मेरा 9K, तो 9K का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमको BC निकालना है, तो BC को एक तरफ छोड़ देते हैं, और ये जो कांस्टेंट है इसको एक तरफ ला देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, BC स्क्वायर इक्वल टू 41K स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब हम 41K का स्क्वायर करते हैं, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। 41 का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं 41 इंटू 41 करके, ठीक है। तो अगर आप 41 इंटू 41 करेंगे तो हमको याद है, तो 41 इंटू 41 का स्क्वायर जो होता है, 41 का स्क्वायर वो होता है 1681, ठीक है, यानी कि 1681 होता है। और K का स्क्वायर क्या होता है, K स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो सबको मालूम होगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और K स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब आगे सॉल्व करो। इस नंबर में से इसको घटाओगे, माइनस करोगे, तो कितना आएगा 1600 के स्क्वायर। तो ये 1600 के स्क्वायर किसका वैल्यू है, BC स्क्वायर का वैल्यू है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, BC का चाहिए। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये BC स्क्वायर का वैल्यू था, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा, इक्वल को उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1600 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। 1600 के स्क्वायर रूट, 1600 के स्क्वायर रूट क्या होता है 40 होता है, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा K। तो BC का वैल्यू कितना आ गया 40 के, ठीक है ना। किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जो नंबर है वही हमको मिल जाता है, ठीक है। तो K का स्क्वायर किए थे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल K बचेगा, ठीक है। चलो, यानी कि अब इस ट्रायंगल में हमको तीनों साइड का लेंथ मालूम चल गया। तो BC का लेंथ कितना है 40 के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही मतलब आसान कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए हैं, यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल K मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो जहाँ से हम क्या निकाल लिए, BC का वैल्यू निकाल लिए। BC का वैल्यू कितना आ गया 40 के। अब हमको तीनों साइड का लेंथ मालूम चल गया, तो आसानी से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करने हैं 5, तो पाँचों सॉल्व कर निकालते हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, आगे सॉल्व करते हैं।
चलो, तो कॉस तो दिया हुआ था पहले से, ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं साइन से, ठीक है, कॉस तो मालूम है हमको, साइन से स्टार्ट करते हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं साइन, ठीक है। देयरफॉर लिखोगे यहाँ पे नाउ, ठीक है, पहला किसका है मेरा, साइन है, तो साइन ए, ठीक है। तो साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है मेरा, BC है, तो BC लिख देते हैं। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कौन है, AC है, तो AC लिख दो। यानी कि यहाँ से साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, BC अपॉन AC। BC का वैल्यू कितना है, 40 के, BC का वैल्यू 40 के लिख दो, ठीक है, अपॉन AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 41 के, तो 41 के लिख दो, ठीक है। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन A इजकल टू 40 अपॉन 40, ठीक है, ये 41 है, 40 अपॉन 41। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा कौन है, दूसरा तो कॉस होता है, लेकिन कॉस तो दिया हुआ है, तो कौन बचा उसके बाद, tan A। tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है मेरा, BC है, तो BC लिखते हैं, ठीक है, और बेस क्या है मेरा, AB है, तो AB लिख दो। तो यहां से मेरा tan A कितना आ जाएगा, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 40 के है। AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ 9 के है, ठीक है, K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 40 अपॉन 9, यानी कि यहाँ से tan A मेरा कितना आ गया, 40 अपॉन 9, ठीक है। चलो, तो 2 निकल गया और बचे हुए हैं 3, तो तीनों को देखते हैं। ये तीनों काफ़ी आसान है, हम सिंपली रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं। तो तीसरा है मेरा cot A, ठीक है। तो चाहे तो हम लोग यहाँ पे साइड का रेशियो भी ले सकते हैं, मतलब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो होता है किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, किसका, tan का रेसिप्रोकल होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी कि कॉट A को हम सिंपली क्या ले सकते हैं, कॉट A को सिंपली 1 अपॉन tan A ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉट A का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो tan का वैल्यू है 40 अपॉन 9, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कॉट निकल गया। चौथा है मेरा सेक, सेक A। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम सेक A इजकल टू कॉस A का वैल्यू कितना है, कॉस A का वैल्यू 9 अपॉन 41 है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी कि कितना आ जाएगा 41 अपॉन, ठीक है, 9 अपॉन 41 था तो कितना हो जाएगा 41 अपॉन 9। चलो, तो सेक के भी वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट बचा है मेरा लास्ट कॉसेक, कॉसेक A। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो हम इसको सिंपली सकते हैं 1 अपॉन साइन, यानी कि कॉसेक कितना आ जाएगा, साइन का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू है 40 अपॉन 41, इसका रेसिप्रोकल करो कितना हो जाएगा 41 अपॉन 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ही आसान था, फिर भी हम इसमें कुछ कंसेप्ट सीखे हैं, नए कंसेप्ट सीखे हैं। तो मेरा कहना यही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर एक ही जैसा हम प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग एक एक वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।